पूरे भैरव गांव में घनी धुंध फैली हुई थी, इतनी कि सामने खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता था। आसमान में बादल भारी थे और उनमें से एक अजीब सी गरज बाहर सुनाई रही थी, जैसे कोई बादल नहीं, कोई चीज गरज रही हो। गांव के लोग इस मौसम में सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। हर घर के आंगन में अंगारों की आग जल रही थी और लोग चुपचाप उसके चारों ओर बैठे थे। बाहर धुंध की मोटी चादर, अंदर आग की लाल रोशनी और बीच बीच में हवा का ठंडा झोंका। भैरवपुर की ये रातें सिर्फ ठंडी नहीं होती थीं। उस रात मैं यानी राहुल और वीरेंद्र भैया गांव की शराब की दुकान पर लकड़ी के तख्ते पर बैठे थे। आग बुझ चुकी थी, पर हम दोनों की बातें अब भी जल रही थी। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मेरे तो बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा राहुल। हाँ भैया, पिछले महीने ही गांव से 4 लोग गायब हो गए। और सबसे अजीब बात, किसी को कुछ दिखा भी नहीं, ना आवाज ना संघर्ष, बस लोग गायब। चल छोड़, ये सब डराने की बातें हैं। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। धुंध से लिपटा अमन भागता हुआ अंदर आता है, सांसें टूटी हुई, चेहरा सफेद, आंखें फटी हुई। भैया वो क्या हुआ अमन, इतना आफ क्यों रहा है? दारू चाहिए क्या? नहीं भैया, वो पापा। भैया क्या हुआ तेरे पापा को अमन? सीधे बोल। वो भैया, पापा को कुछ हो गया है। वो इंसान जैसे नहीं रहे। भैया आप कुछ कीजिए ना प्लीज। लगता है कुछ गड़बड़ है, एक काम कर, मेरे साथ चल। जैसे ही हालात बिगड़ते दिखे, वीरेंद्र भैया ने अमन को पकड़कर दुकान के पीछे वाले स्टोर रूम में ले गए। वहां अंधेरा था और उनकी आवाज़ें मुझे बाहर से ही बस हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। मैं वहीं पर खड़ा बस यही सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अमन की सांसें ही टूट गई हैं। कुछ मिनट बाद स्टोर रूम का दरवाज़ा चर्र से खुलता है। वीरेंद्र भैया और अमन बाहर आते हैं, दोनों के चेहरे उतरे हुए। अमन की आंखें अब भी डरी हुई और वीरेंद्र की आंखों में चिंता साफ थी। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ राहुल, परेशान होने की वजह है, और वो भी बहुत बड़ी। मैंने और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल और भारी होने लगा था। तभी वीरेंद्र भैया ने एक मुड़ा हुआ नम सा पड़ा कागज का नोट निकाला। नोट की सतह पर कुछ चिपका हुआ था, जैसे काई या हरी फफूंद हो। ये देख, परेशानी की वजह ये है। ये क्या है भैया? ये हरा हरा क्या होगा है नोट पे? पागल हो गया है क्या? नोट को गलती से भी मत छूना। अगर अमन की बातों में जरा सी भी सच्चाई हुई तो आज रात बहुत बड़ा खतरा है। मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूं, और जब तक हम वापस ना आए इसे हाथ मत लगाना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या हो गया भैया, सब ठीक है ना? जो हुआ वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी हमें चलना पड़ेगा। वीरेंद्र भैया ने स्टैंड के नीचे हाथ डाला और पुराने ड्रॉवर में से एक बंदूक निकाली। उन्होंने अपनी पैंट की पिछली जेब के अंदर डाल लिया। मैं चौंक गया। भैया ये सब की क्या जरूरत है? चल, सब वहीं समझाऊंगा। हम दोनों दुकान से तेजी से निकल गए। धुंध एकदम गहरी हो चुकी थी और मैं उस हरे नोट का राज अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। वीरेंद्र भैया और मैं तेज तेज चलते हुए धुंध से भरी गली पार कर रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। कुछ ही देर में हम अमन के घर पहुंचे और जैसे ही मैंने उस घर को पहली बार देखा, मैं थोड़ा चौंक गया। घर बिल्कुल अजीब था, उस नोट की तरह ही। दीवारों पर भी हरी हरी काई मोटी परत जमी थी, जैसे वो घर सालों से बन पड़ा हो। हालांकि हम जानते थे कि अमन और उसके पापा यही रहते हैं। मैं रुक गया और डरते हुए वीरेंद्र भैया से बोला, भैया ये अमन के घर की हालत
मुझे बहुत अजीब लग रही है। और हम यहाँ आए क्यों हैं? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात भैया? लेकिन पहले वादा कर कि जो मैं बोलूंगा वो करेगा तू। ठीक है भैया, मैं मान लूंगा। तुझे याद है ना, 2 महीने पहले तक अमन का बाप खुद शराब लेने आता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन 2 महीने से उसने खुद आना बंद कर दिया है, हमेशा अमन को भेजता है। और आज अमन ने मुझे पिछले 2 महीनों की पूरी कहानी बताई है। सुनकर मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। वीरेंद्र भैया बोलते जा रहे थे और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अमन घर में घुसता, अंदर एक भी लाइट नहीं जलती थी। कमरा अंधेरा, भारी, सीला। उसका बाप कंबल में लिपटकर टीवी की झिलमिलाती नीली रोशनी में घंटों बैठा रहता था। टीवी की आवाज बहुत धीमी। पापा, लाइट जला दूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइट बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दिन बीतते गए और हालात बदतर। लेकिन असली प्रॉब्लम तो आज शुरू हुई। क्यों भैया, आज क्या हुआ? आज ट्यूशन कैंसिल होने के कारण अमन जल्दी घर पहुंच गया। अमन ने सोचा लाइट जलाकर थोड़ा पढ़ ले, लेकिन जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, लाइट बंद कर लाइट, सुनाई नहीं दे रहा है। अमन डर गया। उसने पीछे हटकर अपने पापा को देखा और वहीं उसे पहला झटका लगा जब उसके पापा के कंबल से बाहर निकला हाथ पूरी तरह लाल था, लाल जैसे ताजा खून। और उस पर वही हरी काई जमी थी जो घर की दीवारों पर थी। तुझे बोला ना लाइट बंद कर, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगर मैंने तुझे गलती से भी छू दिया ना तो तू भी जिंदगी भर मेरे जैसा हो जाएगा। टेबल पर पैसे रखे हैं, जाकर दारू लेके आ। और फिर उसने वो चीज देखी जो उसकी रूह को जमा देने के लिए काफी थी। टेबल पर पड़े नोट पर वही मोटी हरी काई जमी थी, वही जो उसके पापा की त्वचा पर थी, वही जो दीवारों को खा रही थी और जो धीरे धीरे उसके घर में फैल रही थी। और ये देखकर अमन के अंदर कुछ टूट गया। और ये देखकर अमन भागता हुआ हमारी दुकान आया। वीरेंद्र भैया की कहानी सुनकर मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। भैया, ये अमन के बाप को हुआ क्या है? पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे और दरवाजा खुलेगा, अगर तुझे कुछ भी ऐसा दिखे जो इंसानों जैसा ना हो तो फौरन दुकान भाग जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। अरे भैया, पर यह समय बहस करने का नहीं है राहुल। जितना कह रहा हूं उतना मान। लेकिन भैया, आपको कुछ हो गया तो? अरे इसीलिए तो तुझे भागने को कह रहा हूं। कम से कम तू लोगों को इस बारे में बता सकेगा, वरना भैरवपुर की ये रातें सबके लिए खतरनाक बन सकती है। भैया पर राहुल, बस बहुत बातें हो गई, अब चलना चाहिए। ठीक है भैया, चलो। उसके बाद हम दोनों सीढ़ी चढ़ के हम दरवाजे तक पहुंच ही गए, जहां वीरेंद्र भैया ने अपनी बंदूक हाथ में कसकर पकड़ ली। वहां मेरी जान निकली जा रही थी, मेरी पैर की उंगलियां तक सुन्न हो चुकी थी। और तभी वीरेंद्र भैया ने जोर से आवाज लगानी शुरू की, राजेश, ओ राजेश। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वीरेंद्र भैया ने गर्दन आगे बढ़ाई और थोड़ी और जोर से चिल्लाए, राजेश। कौन है बे? मैं वीरेंद्र हूँ। तू क्या करने आया है यहाँ? और वो अमन कहाँ है?
वो उसे कुछ काम आ गया था तो मैं ले आया तेरी दारू। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ अंदर आके टेबल पे रख के चले जा। पैसे मिल गए ना? हाँ पैसे मिल गए, लेकिन मैं अंदर नहीं आ सकता, तू बाहर आकर ले ले। मैं कोई बाहर बाहर नहीं आ रहा, तेरे को अंदर रखनी है तो रख दे, नहीं तो जा फिर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तूने पैसे दिए हैं, आप बाहर आके अपनी दारू ले ले। ठीक है, आता हूँ, रुक। उसके बाद मैं और वीरेंद्र भैया उसके आने का इंतजार करने लगे। घर के अंदर से बहुत भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई बहुत वजनी चीज चल रही हो। और फिर बहुत धीरे से दरवाजा खुलने लगा, और जैसे ही दरवाजा आधा खुला, मैंने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए, और मैं बिना कुछ सोचे, बिना एक सेकंड रुके, बस वहां से भाग पड़ा। मैं भागते भागते थोड़ा दूर आ गया। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य चमक रहा था जो मैंने दरवाजा खुलने के बाद देखा था। दरवाजा खुलते ही हमारे सामने जो खड़ा था वो राजेश बिल्कुल भी नहीं था। उसका पूरा शरीर मानो किसी पेड़ की तरह बन चुका था। एक ऐसा पेड़ जिस पर बरसों से हरी हरी काई जमी हो, जिससे गंदी सड़न भरी बदबू आ रही हो। लेकिन सबसे डरावना उसका चेहरा था। उसका सिर पूरा लाल, आंखें एकदम सफेद, और सबसे भयानक, उसकी गर्दन के दाहिनी तरफ उसके शरीर में से एक और सिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। मेरी सांसें रुक गई थी, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। तभी घर से गोलियों की आवाज गूंजी। मैं बिना रुके भागता चला गया, दुकान पहुंचा और खुद को अंदर बंद कर लिया। मैं कांप रहा था। ठीक उसी समय अमन मेरी तरफ दौड़ कर आया। भैया क्या हुआ? आप ऐसे हाफ क्यों रहे हो? और वो वीरेंद्र भैया कहाँ है? भैया क्या हुआ पापा को? और वीरेंद्र भैया वो कहाँ है? आते होंगे, तू बस यही बैठा रहे। पर वो आपके साथ क्यों नहीं आए? चुप करके बैठ। मैं अमन को समझा ही रहा था। उसी वक्त दुकान के दरवाजे पर ठक ठक करके किसी ने खटखटाना शुरू किया। भैया राजू भैया है क्या? दरवाजा खोले। चुप, बिल्कुल चुप। खटखटाने की आवाज अचानक बिल्कुल बंद हो गई। दुकान के बाहर घोर सन्नाटा हो गया। इतना सन्नाटा कि हम दोनों की सांसें तक सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मुझे नहीं पता था दरवाजे के पीछे वीरेंद्र भैया हैं या वो राजेश। तभी अमन, तू अंदर ही है ना? ला, मेरी दारू दे दे।